Hi, class 10. Today we are here to discuss about the figure of speech or literary devices that are used in your poetry section of class 10th. We were looking about poem number 8. In this poem number 8, up to now we have seen almost 12 figure of speech that are used in your poem number 8. Today onwards, we are going to look about from 13 the line from which you are given the literary device. डियर स्टूडेंट, मैं आपको हर रोज 5 से 10 मिनट का ये रिवीजन वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि आपको टाइम मिले इन 5 या 10 या 15 मिनट के बीच में जो मैंने लिटरेरी डिवाइसेस आपको पढ़ाई है वो लिटरेरी डिवाइस आप अच्छे से समझ सके, अपनी टेक्स्ट बुक में देखे और अपनी नोटबुक में लिखे। इसीलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। ये सारी चीजें डियर स्टूडेंट हम रिवाइज कर रहे हैं और रिवीजन के अंदर इतना धीमा जाना, उसका मतलब ये होता है कि टीचर चाहता है कि आप वो चीजें लिखे, पढ़े और सुने। समझ में आ रहा है? ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी ब्लूप्रिंट नहीं बनेगी, उस ब्लूप्रिंट के अंदर ये कैश मार्क्स वाली पैटर्न चल रही है अभी। अगर एक बार इसको आपने ध्यान से समझ लिया, हर एक लिटरेरी डिवाइस को, लाइन को समझ लिया, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे वहां पे पैनिक होने की जरूरत न रहे। और मैं आप सभी से दो हाथ जोड़कर एक ही विनती कर रहा हूं कि आप इसे लिखिएगा जरूर, वरना ये सारी की सारी दिन की 3 पोएम में ले सकता हूं। 25 से 30 मिनट का वीडियो बनेगा, सारे की सारी लिटरेरी डिवाइसेस आ जाएगी। लेकिन मैं लाइन बाय लाइन इसलिए जा रहा हूं कि आपको लिखने का भी टाइम मिले, उसको पढ़ने का भी टाइम मिले, समझने का भी टाइम मिले। अगर अभी भी आप लोगों की नींद नहीं उड़ी है तो आप अभी भी समय है, जाग जाइएगा। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है मेरा, तो उनको भी दो हाथ जोड़कर नम्र प्रार्थना है मेरी कि आप अपने बच्चों को बोलिए कि एटलीस्ट सब्जेक्ट के अंदर आप हर एक सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट है उसमें तो टाइम देगा ही देगा बच्चा आपका, लेकिन लैंग्वेजेस है उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम दे, ये सुनिश्चित करिएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आप सब समझदार ही हो। दिस इज द बेस्ट टाइम डियर स्टूडेंट फॉर यू टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। पेपर भी उतना शायद हार्ड नहीं आने वाला है। हमने बहुत सारी चीजें बहुत बार रिवाइज कर रखी है, सिलेबस भी कट चुका है, कुछ टॉपिक्स है जो कॉम्प्लिकेटेड है वो ऑलरेडी निकाल दिए गए हैं। तो आपके पास बहुत बढ़िया चांस है डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिंचन। अब इसमें सर कौन सी आएगी, तो आप इसको जब भी पढ़ो तब पहला देख लेना है कौन सी 3-4 चीजें हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 1, क्या इसमें कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है? नंबर 1 ये देखना है। नंबर 2, क्या इसमें दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन है? नंबर 3, क्या इस स्टेटमेंट में लाइक, एज ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है? नंबर 3, क्या कोई वर्ड रिपीट होता है? ये 4-5 चीजें आपको अगर ध्यान में आ गई ना, तो आपको लिटरेरी डिवाइसेस आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। जैसे इसी स्टेटमेंट के अंदर द स्मेल ऑफ लीव्स
एंड लिंचन के अंदर लीव्स का एल एंड लिंचन का एल ये रिपीट होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट होता है, तो इसमें एलिट्रेशन ही आएगा, दैट्स ऑल, फिनिश। नथिंग टू रिमेंबर, नथिंग टू जस्ट बी, नो, you have to just focus what I'm saying is. Next, still reaches like a voice into the rooms. इसमें आएगा still reaches like, मैंने अभी भी बोला कि अगर like और as आता है तो ये आपका that's all, सिंपल है, सिमिली होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका सिमिली बन जाएगा, नो इश्यू विद दैट। आगे, my head is full of whispers which tomorrow will be silent। अब देखो इसमें क्या फोकस करना है, इसमें W साउंड बहुत बार रिपीट होता है, विस्पर में W, विच में W, विल में W बहुत बार रिपीट होता है, तो क्या इसमें रिपीटेशन दी है? नहीं दी है, तो चलो इसको साइड से कर दो। दूसरा, इसमें क्या लाइक और एस दिया है? नहीं दिया है, इसको मतलब सिमिली को साइड पे कर दो। क्या इसमें दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर कोई कंपैरिजन दी है? नहीं है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं दिख रही है, मेटाफर को साइड से कर दो। अब आपके पास यहाँ पे अवेलेबल क्या है? आपके पास अब दो ही चीजें अवेलेबल बची, कौन सी? पर्सोनिफिकेशन एंड आयरनी। अब दो ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, पहले आपके पास चार थे, तो मेटाफर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जो इसमें है नहीं। सिमिलर में क्या होता है? लाइक या एस का इस्तेमाल है, जो इसमें है नहीं, यानी दो तो ऐसे ही निकल गई। अब आपके पास बची क्या? दो ही बची, पर्सोनिफिकेशन एंड आयरनी। तो देखो इसमें माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब यहाँ पे विस्पर करने का जो ह्यूमन क्वालिटी है वो साइलेंस को बिकम, मतलब ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे whispers are given the human quality of becoming silent, चुप रहने को ये whispering का यस पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये दिस इज बट ऑब्वियस नथिंग बट पर्सोनिफिकेशन इज द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस स्टेटमेंट। आगे क्या हो सकता है? द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। अब स्टम्बल कौन करता है? स्टम्बल कौन करता है? ह्यूमन, हम यूं लथड़ते आगे बढ़ते पीछे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्वालिटी किसको दी गई है? ये क्वालिटी आपके पेड़ों को दी गई है ना? तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है, जब भी कोई ह्यूमन क्वालिटी किसी ऑब्जेक्ट को दी जाती है तब ये पर्सोनिफिकेशन बनता है, तो इसमें आपकी लिटरल डिवाइस सही आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, winds rush to meet them, wind rush to meet them। अब पवन थोड़ी ना मिलने जाएगा किसी को, हम लोग जाते हैं, हम ह्यूमन, आप मेरे घर आ सकते हो, मैं आपके घर आ सकता हूँ, है ना, हम एक दूसरे को मिलने जा सकते हैं, विंड नहीं जा सकता, तो विंड को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, बट ऑब्वियस दिस इज ऑल्सो द पर्सोनिफिकेशन। आगे है, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, द मून इज ब्रोकन लाइक वर्ड आया, दैट इज सिमिली, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। आगे क्या हो सकता है वो देख लीजिएगा। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर के अंदर मैंने आपको एक तो बता दी कौन सी, लाइक वर्ड यूज हुआ है, इसलिए सिमिली तो आएगी आएगी। दूसरा इसमें क्या आ सकता है? एलिट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो, मून में एम डबल आता है और मिरर में एम आता है, तो एम ये कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट होता है, तो एलिट्रेशन, जब भी कोई पोयम की लाइन में कोई भी कॉन्सोनेंट अलग अलग वर्ड्स में रिपीट होता हो, एक से ज्यादा बार यूज किया गया हो, तो ये हमारी बनेगी बट ऑब्वियस, देयर यू आर डियर स्टूडेंट, इट इज alliteration। नाउ इसे थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरी वाली इस पोएम की, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक। तो ये मेटाफर
का मैटर है। मेटाफर क्यों दिया गया है, देखो जो हाई ब्रांचेस ऑफ ट्री होती है, पेड़ की ऊंची ऊंची टहनियों को यहाँ पे क्राउन बताया गया है, मतलब मुकुट जैसा दिखाया गया है। अब देखो ये बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात है, किसी पेड़ की ऊंची टहनी को हम टॉप ब्रांच बोलेंगे राइट, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पे पोएट ने उसको पोएटिक वैल्यू देने के लिए क्राउन बताया, CROWN। क्राउन कहाँ पे पहना जाता है, हेड के ऊपर, तो उन टेनियों को इन्होंने क्राउन बोला। तो ह्यूमन क्वालिटी, सॉरी, बढ़ा चढ़ा कर बताने की बात आई तो ये हमारा बनेगा मेटाफर। आई होप डियर स्टूडेंट ये सारी की सारी लिटरेरी डिवाइस जो पोएम नंबर 8 की थी हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट की है। आप इसको भी लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ गए होंगे। इसका 1-2 बार रीडिंग रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार राइटिंग रिवीजन कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा। इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। आप में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट, आपको 100% आता है उसमें, मुझे इतना भी डाउट नहीं है, आपको आता ही है, लेकिन इसको और पावरफुल करना है। जो चीज जितना घिसेगी उतना अच्छा तेज करेगी, मतलब ग्लिटर करेगी, चमकेगी। तो आपको भी आपकी ये जो एबिलिटी है, जो आता है आपको, उसको और थोड़ा घिसोगे तो और चमक पैदा होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, कीप प्रिपेयरिंग एंड राइटिंग।